नमस्कार दोस्तों। दुनिया में शांति मैं लाऊंगा। इसके लिए मैं अमेरिका को फिर से ताकतवर बनाऊंगा, यानी ताकत के बल पर शांति। अमेरिका में एक दोस्त पूरी दुनिया का दादा बनना चाहता है, दुनिया की भलाई के नाम पर। तो भारत में उनका दोस्त पहले ही खुद को विश्व गुरु मानता है। अमेरिका में वो दोस्त अपनी तरक्की के लिए ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन से हटकर कारोबार की अपनी शर्तें बताता है। तो भारत में उनका दोस्त अपने पसंद के चंद कारोबारियों के लिए हर क्षेत्र के दरवाजे खोलता जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच काफी कुछ मिलती जुलती दिखाई पड़ती है, और उनकी दोस्ती सारी दुनिया के सामने भी है। नए साल से अब जो साल 2025 आएगा, इस दोस्ती और भारत अमेरिका के रिश्तों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे। जिस दिन उनके जीतने की हलचल पूरी दुनिया में छाई, उसी दिन लगातार गिर रहे बाजार ने भी 3% की छलांग लगा ली, 3% की। और उसी समय अपने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ग्लोबलाइजेशन और हेल्दी कंपटीशन से दूर बाजार की तस्वीर पर एक लेख भारत की अलग अलग भाषाओं में करीब 12 न्यूज़पेपर्स थे, उसमें छपवाया। यह हर घटना महत्वपूर्ण है। ट्रंप का हारने के 4 साल बाद फिर से राष्ट्रपति बनना, ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बाद लंबे समय से सुस्त बाजार का थोड़ा तेजी पकड़ना, और एक सी धारा की इन 3 बातों से उलट राहुल गांधी का नजरिया। लोकतंत्र में इस नजरिए को बहुत गंभीरता से समझने की और उस पर लंबी चर्चा की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के लेख के विरोध में देश के कुछ राजघरानों से जुड़े कुछ माननीयों ने बयान देने शुरू कर दिए हैं। इनमें ज्यादातर बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया कुमारी। वैसे राहुल गांधी के लेख पर इस तरह का विरोध आना भी लाजमी ही था, और इस विरोध में कहीं बातों को ही मूल मुद्दा बनाकर मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा भी कर सकता है। लेकिन मेरा वीडियो आज ट्रंप और मोदी की दोस्ती और राजनीति पर बाजार के कब्जे को लेकर है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही है। देश के हालात पर असली फिक्र भी मिडिल और अपर मिडिल क्लास ही करता है, और बदलते हालात का शिकार भी सबसे ज्यादा कौन होता है? मिडिल और अपर मिडिल वर्ग। इन्हीं दोनों वर्ग पर असर होता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा विश्लेषण से सब कुछ समझ आ जाएगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अब अपनी आर्थिक दशा के लिए देश के वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री की ओर देखने से ज्यादा कुछ हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी ये लोग फिलहाल देश की नहीं, चुनाव जीतने के फिक्र में बिजी हैं। इस चुनाव से निपटेंगे तो अगला चुनाव खड़ा है, दिल्ली और बिहार में चुनाव आ जाएंगे। वहां से भी फ्री होंगे तो बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे। इसके बाद भी सरकार की ज्यादातर नीतियां या तो कॉर्पोरेट फोकस्ड होती हैं या फिर लाभार्थी बनाने वाली, जहां 5 किलो राशन या फिर 2000, 2500 या फिर 6000 रुपए महीने तक मिल सकता है, वो भी सबको नहीं। और इन लाभार्थी योजनाओं से जिंदगी किसी तरह कट तो सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती है। जिंदगी बदलने के लिए बाजार के उतार चढ़ाव की ओर देखने से भी ज्यादा कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजार भी मिडिल या अपर मिडिल क्लास नहीं चलाता, बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं। हम आप तो बस बहती गंगा में या तो कुछ मोती चुन पाते हैं या फिर डूब ही जाते हैं, और ज्यादातर तो उसमें डूब ही जाते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत की मौजूदा रीति नीति ही आगे बढ़ने के आसार हैं।
ट्रंप के साथ इस बार बिग कॉर्पोरेट टाइकून एलन मस्क को आपने खुले तौर पर देखा। ठीक वैसे ही जैसे साल 2014 के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के साथ आपने बिजनेस टाइकून गौतम भाई अडानी को देखा था। 5 नवंबर को वोटिंग और रिजल्ट के अगले दिन 7 नवंबर तक महज 2 दिन में मस्क की नेटवर्थ में 2.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 2.5 लाख करोड़ का। मस्क 24.58 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के नंबर 1 कारोबारी हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में गौतम अडानी 6.44 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ 21वें नंबर पर हैं। मुकेश अंबानी की भी बात करते हैं। मुकेश अंबानी 8.64 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 16वें नंबर पर हैं। बताया जाता है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ऑफिशियल बातचीत की, तो उस हॉटलाइन पर मस्क भी कुछ देर के लिए जेलेंस्की के साथ जुड़े थे। इससे आप ट्रंप और मस्क का गठजोड़ भी समझ सकते हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक बाजार की राजनीति को समझने के लिए इतना इशारा काफी है। अमेरिका में ट्रंप का आना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर असर डालने वाला होगा। रूस, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप सभी के साथ रिश्ते और समीकरण पर असर होगा। लेकिन मैं बात अपने देश की कर रहा हूं। ट्रंप मूल रूप से राजनेता नहीं, एक कारोबारी हैं। उनकी नीतियां भी पूंजीवाद और टेक्नोलॉजी पर फोकस रहती हैं। ट्रंप की जीत और बाइडेन की हार में अमेरिका की बिगड़ती आर्थिक हालात भी महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। ऐसे में ट्रंप की नीतियों के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अमेरिका फर्स्ट के मंत्र के साथ अमेरिका में इंडस्ट्री और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के लिए ट्रंप टैरिफ को बड़ा हथियार बनाएंगे, यह भी तय है। ट्रंप कहते भी हैं कि डिक्शनरी में लव और फेथ के बाद सबसे खूबसूरत शब्द है टैरिफ। अपनी प्लानिंग का खुलेआम ऐलान भी ट्रंप कर चुके हैं। कहते रहते हैं, इस मामले में तो ट्रंप अपने दोस्त मोदी को चेतावनी देने से भी बाज नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और अमेरिका से भारत जाने वाले सामानों पर टैरिफ कम रखने की हिदायत भी दे दी। ऐसा न करने पर भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी। टैरिफ का यह खेल एक और जहां सरकारों की कमाई का जरिया होते हैं, वहीं बाजार को रेगुलेट और कंट्रोल करने का हथियार भी। इसके जरिए फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार से उलट एकाधिकार की राह भी बनाई जा सकती है। यह बाजार का बड़ा अजीब खेल है जिसमें ताकतवर ही आगे निकलता है। अमेरिका एवरेज 10% टैरिफ लगाता है, लेकिन बाजार में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ ट्रंप 60% तक टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। 60%। यानी ट्रंप के साथ ही बाजार में एक बड़ा खेल शुरू होने की आशंका भी है। लेकिन बाजार के ऐसे ही खेल का आरोप भारत में मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार लगाता रहता है। बस भारत का ये इंटरनल गेम अलग अंदाज में चलता है। यहां अचानक एक बड़ी कंपनी मोबाइल के फील्ड में कदम रखती है। पेट्रोकेमिकल्स की फील्ड में तो पहले से ही उसका एक छत्र राज है। मोबाइल की दुनिया में क्रांति करते हुए वो कंपनी मुफ्त में कॉलिंग और डेटा भी देने लगती है, और देखते ही देखते वो बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती है। मोनोपोली एक्ट के नजरिए से ऐसा करना गलत है, लेकिन ऐसा करने से खुद सरकारी मोबाइल कंपनी BSNL, जो पहले ही घाटे में चल रही थी, उसका तो भट्ठा ही बैठ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर उस मुफ्त डेटा वाली निजी कंपनी के विज्ञापन पर छपती है। बाद में बाजार पर कब्जा करने के बाद वही कंपनी डेटा के बदले, ध्यान से समझिएगा, वही कंपनी डेटा के बदले अब अच्छी खासी रकम अपने ग्राहकों से वसूल रही है। इस तकलीफ से हर तीसरा भारतीय गुजर रहा है। ठीक वैसे ही जैसा आपने पढ़ा और सुना होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए कब्जा जमाया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की खेती को बढ़ाने के लिए शुरू में भारतीयों को चाय मुफ्त में पिलाई थी। अभी उस चाय की आदत और कीमत आपसे बेहतर कौन जान सकता है।
दोस्तों, भारत की इस कंपनी का नाम बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती, आप सब जानते हैं। इसी तरह एक दूसरी कंपनी जो पोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर सीमेंट तक की फील्ड में एकाधिकार जमा चुकी है, इसका नाम भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाजार के इस राजनीति में अब दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी जनवरी से फिर से एक्टिव हो जाएगा। बाजार की ऐसी राजनीति के नुकसान को सिर्फ बिजनेस घरानों तक सीमित मत समझिए, इसका असर आखिरी आदमी तक होता है, क्योंकि अंत में प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के उपभोक्ता आम लोग ही होते हैं। कॉमन लोग ही देखते ही हैं, सब कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस के वो उपभोक्ता होते हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, सर्विस से जुड़ा हुआ या फिर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ। बाजार का ये खेल सामाजिक असमानता भी लाता है, और सामाजिक असमानता समाज और देश में तमाम दूसरी परेशानियों का कारण होती है। इसी नजरिए को ऐसे ही नाजुक माहौल में राहुल गांधी ने सामने रखा। समाज में समानता की बात करने और जाति जनगणना को उसकी पहली सीढ़ी बताने वाले राहुल गांधी ने बाजार में समानता के अवसर पर लेख लिखा। उन्होंने बगैर नाम लिए दो बड़े कारोबारियों और देश के बाकी कारोबारियों के लिए हालात का अंतर बता दिया और लिखा कैसे बाजार पर एकाधिकार जमाने के लालच में छोटे कारोबार खत्म हो रहे हैं और लार्जर पिक्चर में उत्पादन और रोजगार भी कम होता जा रहा है। बाजार पर एकाधिकार के लिए राहुल ने चंद कॉरपोरेट घरानों को सरकार का सहयोग मिलने और उसके लिए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया, जो वो हमेशा से करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पीरियड और ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला भी दिया, जिस कंपनी ने उस वक्त की ब्रिटिश सरकार की मदद पूरे भारत पर कब्जा करके कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हकीकत किताबों में दर्ज है, उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। असल बात यह है कि मौजूदा दौर में वैसे ही हालात देखने को और परखने को मिलेंगे, और इसे देखने और परखने की जरूरत भी है। ट्रंप के साथ एलॉन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनिंदा कारोबारियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सांसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी उन दो कारोबारियों का नाम लेने की भी इजाजत नहीं है उनको। इसके लिए नियमावली का हवाला दिया जाता है, तो राहुल गांधी उन्हें A1 और A2 कहकर संबोधित करते हैं। विपक्ष के नेता को लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का रक्षक माना जाता है। विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर नजर रखने का होता है। ब्रिटेन में तो उसे शैडो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन अपने यहां विपक्ष के नेता और पूरे विपक्ष को लेकर सरकार का नजरिया भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी के उठाए मुद्दे पर मुख्य धारा की मीडिया ने जिस तरह खामोशी बरती है, उसके बाद दुनिया में जो तस्वीर बन रही है, उसका भविष्य और अपना भविष्य आप खुद भी आंक सकते हैं। जब स्कूल से लेकर अस्पताल तक प्राइवेट हाथों में होंगे, आलू प्याज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में बड़े कारोबारियों का ही कब्जा होगा, तो आम इंसान क्या करेगा? कुछ भी संभव नहीं है। बाजार के इस कब्जे में भी दखल चुनिंदा कारोबारियों का ही रहेगा, तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी चीज का केंद्रीकरण रोजगार की संभावनाओं को भी कम करता है। किसी सामान या फिर सर्विस को लेकर कंपटीशन खत्म होगा तो उसकी क्वालिटी और कीमत दोनों पर असर होता है। क्वालिटी गिरने का खतरा और कीमत बढ़ने का खतरा, यह बहुत मामूली अर्थशास्त्र है जिसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं। कई क्षेत्रों में आप देख भी रहे होंगे, बाजार जब राजनीति पर हावी होने लगता है तो असमानता का यह स्तर बहुत विकराल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत के लिए यह ज्यादा फिक्र की बात है, इसलिए भी है क्योंकि एक और ट्रंप की ज्यादा टैरिफ की धमकी है, कॉरपोरेट परस्त नीतियों का इशारा है, तो दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, गिरने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है रुपया। रुपए के गिरने का सीधा असर भी हमारे आपके जीवन पर पड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में ज्यादातर खरीद फरोख्त डॉलर में ही होते हैं। रुपया जितना कमजोर होगा, बाहर से सामान भारत लाने के लिए उतना ही ज्यादा रुपया खर्च करना होगा। सिर्फ सामान ही नहीं, ध्यान दीजिए, सिर्फ सामान नहीं, विदेश जाने, घूमने, पढ़ने लिखने, हर चीज का खर्चा रुपया कमजोर होने से बढ़ चुका है। आप सिर्फ एक बुनियादी चीज हैं, तेल से ही सही पूरा खेल समझ लीजिए। एक अकेला तेल ही हर सामान की कीमत बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि माल ढुलाई में तेल यानी ईंधन का इस्तेमाल होता है। अपने देश में तेल की कीमतें पहले ही बाजार के हवाले है। इसके लिए तर्क तो यह था कि बाजार में कीमत कम होने पर हमें आपको भी पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा होता आपने कब देखा? सिवाय चुनावी खेल के वक्त को छोड़कर। यहां तक कि रूस पर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उस वक्त से अभी तक रूस भारत सरकार को 30% सस्ता कच्चा तेल दे रहा है। भारत सरकार उसे बाहरी देशों को बेचकर पिछले 3 साल से मुनाफा भी कमा रही है। लेकिन 3 साल में आपके लिए पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी कम हो गई? एनर्जी के दूसरे स्रोत भी बाजार के ही कब्जे में है और सरकार का एक करीबी उद्योग घराना ही एनर्जी के सेक्टर में भी आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अमेरिका में भी मस्क एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड, कार और स्पेस में उनका दबदबा पहले से ही है। आप कल्पना कर लीजिए कि ईंधन और एनर्जी पर पूरी तरह से बाजार पर कब्जा हो जाए और बाजार में भी यह क्षेत्र चुनिंदा हाथों के कब्जे में ही हो, तो हर किसी की जिंदगी किसी तरह बंधक बन सकती है। इसी का इशारा राहुल गांधी अपने लेख में करते हैं और खतरे की ऐसी ही अगर अमेरिका में ट्रंप की वापसी दे रही है, तो इस तस्वीर और मेरे इस वीडियो को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।